हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल साहित्यिक नॉलेज में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा का प्रथम खंड क्या भूलूं क्या याद करूं का। आज हम 16वां भाग पढ़ेंगे। तो चलिए हम अध्ययन शुरू करते हैं। मेरे जन्म के लगभग 3 वर्ष बाद मेरे छोटे भाई का जन्म हुआ। मेरी माता उनका नाम हरिवंश राय के जोड़े पर रघुवंश राय रखना चाहती थी, पर तभी मोहल्ले में किसी के रघुवंश नाम के लड़के की मृत्यु हो गई। माँ को लगा कि रघुवंश नाम रखने से पड़ोसी को बराबर अपने लड़के की याद आती रहेगी। शायद इस नाम को अशुभ भी समझा हो, इसलिए उन्होंने अपने छोटे लड़के का नाम शालिग्राम रख दिया। पुकारने का नाम रज्जन और बच्चन के वजन पर। शालिग्राम के जन्म के 3 वर्ष बाद मेरी छोटी बहन, उसका नाम शैल कुमारी रखा गया। वह उनकी अंतिम संतान थी। सदी के दूसरे शतक का चक बहुत बड़ा मोहल्ला नहीं था। न वह पूरी तरह शहर था, न पूरी तरह गांव। जैसे गांव का कोई हिस्सा शहर बनने के क्रम में हो, अथवा शहर का कोई हिस्सा गांव के खेत खलिहान में जबरदस्ती धंस आया हो। पर उस छोटे से मोहल्ले में विविधता भरपूर थी। पहले अपनी पीठ पर चढ़ाकर और बात को अपनी उंगली पकड़ाकर राधा ने उस मोहल्ले की मुझे इतनी परिक्रमाएं कराई थी, और बड़े होने पर अपने खेल कूद के दौरान मैंने उनके इतने चक्कर लगाए थे कि उसका जुग्राफिया मेरे पाँव के तलवे और हाथ की उंगलियों तक को मालूम था। कोई मेरी आंखों पर पट्टी बांधकर मुझसे मोहल्ले में किसी तरह पहुँचने को कहता तो शायद ही मुझसे गलती होती। मैंने उस मोहल्ले के गली कूचों को नहीं पहचानना चाहा था। मैंने उस मोहल्ले की गली कूचों को नहीं पहचानता था। उसमें रहने वाले लोगों को भी देखा जाना और उनके एक प्रकार के अपनेपन का अनुभव किया था। मोहल्ले तो मुझसे मेरे यौवन में ही छूट गया था। जिस नगर में वह मोहल्ला था, वह भी प्रायः 15 वर्षों से मुझसे छूट गया है। मोहल्ला भी बिल्कुल बदल गया है। नए रास्ते, नए मकान, नए लोग, लोगों के रहन सहन, उनके चेहरों पर नए ज़माने के नए ख्यालों की नई मुहर छाप। फिर भी कभी वहाँ गया हूँ तो नया सब स्वप्निल सा होकर अंतर्ध्यान हो गया है, और पुराना सब एक एक रंग में साकार होकर सामने खड़ा हो गया है। और मुझसे उस जादू से निकलने में कुछ समय लगा है। निकलने के लिए कुछ कोशिश करनी पड़ी है। हमारा मकान उत्तर मुख था। सामने खुला ऊंचा नीचा मैदान। बाबा के ज़माने में हाथे की जो कच्ची दीवार उठाई गई थी, वह बरसों की बरसात से ढहकर छोटे बड़े ढूहों में परिवर्तित हो गई थी। पार पूरब पश्चिम जाती एक गली, गली के पार फिर खुला मैदान। बात को उस पर एक बूढ़ी काछिन ने लकड़ी की टाल लगा ली थी। बूढ़ी पर तगड़ी और दबंग, आवाज़ दे तो मील भर पर सुनाई दे। टाल पर काम करने वाले लकड़ चिरवे उससे थर थर काँपते थे। मजाल है कि काम के वक्त कोई सुस्ती दिखलाए, बुढ़िया खा जाती थी। टाल के उस पार नीम का एक बड़ा पेड़, पेड़ के सामने गिरधारी काछी का 2 कोठरियों का घर, मुंदर नाम की एक पासिन बैठाले हुए थे। ये सब महज एक कहानी है, तो इस पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना है, क्योंकि परीक्षा में आने के कम चांस हैं। यहाँ कुछ इम्पोर्टेंट है। मेरे परबाबा मिट्ठू लाल ने कभी वह नाल उठाई हो। कहते हैं एक बार किसी पहलवान ने नाल उठाई तो उसके पाँव की नस चटक गई और नीचे की धरती खून से तर हो गई। मैंने उस नाल को उठाते किसी को नहीं देखा था। हाँ, कुश्ती लड़ने के लिए जब लोग अखाड़े में जाते थे तो नाल को हाथ लगाकर अपना कान जरूर पकड़ते थे। बरसों से एक ही जगह पड़ी रहने से उसका कुछ हिस्सा ज़मीन में धंस गया था। तो ये सब कुछ विशेष नहीं है इसमें, ऐसे आप पढ़ने के लिए पढ़ सकते हैं। आगे हम देखते हैं।
आगे कहते हैं कि गिरधारी के खेत के पार बाबू मुक्ता प्रसाद का मकान था। वे आर्य समाजी थे। ये इम्पोर्टेंट है कि पूछ सकते हैं कि क्या बोलूँ, क्या याद करूँ मैं, आर्य समाजी कौन थे। तो बाबू मुक्ता प्रसाद लाट साहब के दफ्तर में काम करते थे। गर्मियों में शिमला जाते थे। गर्मियों में पहाड़ पर जाने वाले मोहल्ले में वे एकमात्र व्यक्ति थे और इस कारण गर्मियों के बाद लौटकर वे मोहल्ले वालों से ऐसे बात करते थे जैसे अब भी पहाड़ पर चढ़कर बोल रहे हों। आगे कहते हैं कि लड़का उनके कोई न था। 2 भतीजे थे, ज्योति प्रकाश और ओम प्रकाश, जिन्हें वे अपने लड़कों की तरह ही मानते थे। दोनों ही अपने चाचा की लघु अनुकृतियाँ थे। ऐसा सटीक उन्होंने दोनों को अपने मानसिक ढांचे में ढाला था। जिस लब लहजे में चाचा बोलते थे उसी लब लहजे में भतीजे। दोनों भाई स्वामी सत्यदेव परिव्राजक के साहित्य के बड़े प्रेमी और संग्रही थे। उन्हीं से लेकर पहले बार मैंने स्वामी जी की कृति अमेरिका पथ प्रदर्शक और अमेरिका भ्रमण पढ़ी थी, जिसके कवर पर स्वामी जी के चित्र के नीचे छपा था, एक चवन्नी जेब में लेकर अमेरिका भ्रमण करने वाले। या इसी आशय का कुछ और उस पुस्तक को पढ़कर मुझे लगा कि जब मैं चवन्नी से ज़्यादा इकट्ठा कर सकता हूँ तब मेरे लिए ऐसी यात्रा क्यों कठिन होनी चाहिए। मेरी कल्पना में उन दिनों अमेरिका पहुँचने के लिए ज़मीन आसमान के कैसे कैसे कुलाबे जोड़े थे। नियति का भी क्या व्यंग्य है कि मैं आधी दुनिया की यात्रा कर चुका हूँ पर अमेरिका ही जाने का योग नहीं लग सका है, जहाँ पहुँचने का स्वप्न मैंने सबसे अधिक देखा। आगे कहते हैं कि अब मैं ये मानता हूँ कि मस्तिष्क के विकास में कल्पना जागृत करने वाले साहित्य का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है, भले ही वह कल्पना कभी साकार न हो। आगे कहते हैं कि मुक्ता प्रसाद की कोठी मोहल्ला चक की उत्तरी सीमा थी। जो इम्पोर्टेंट है वही पढ़ रहे हैं। मुक्ता प्रसाद के मकान के पश्चिम श्रमजीवी मुसलमानों के छोटे छोटे प्राय कच्चे घर थे। छोटे से छोटे भी घर के दरवाजे पर फटा पुराना मैला ही सही पर्दा जरूर लटकता था। तो ये किधर की बात है, जो जिधर मुसलमानों का घर था, तो उनके घरों की बात बता रहे हैं। सिया काले बुरके, इधर तो सब सुन्नी ही थे और सुन्नी औरतें सफ़ेद बुर्का डालती थी। बुर्का जहाँ रूप को दूसरी की नज़रों से बचाने का साधन है, वहाँ कुरूपता को भी ढकी मुदी रखने का। इस संबंध में एक मनोरंजक प्रसंग याद आ गया है। आप इस प्रसंग को मैंने अंडरलाइन कर दिया है, जहाँ तक है तो आप पढ़ सकते हैं। दीमक तीतरों का प्रिय भोजन है, ये भी देखे पूछ सकते हैं, क्योंकि तीतर किसी और रचना में भी आया हुआ है। वह लंबी कविता है भवानी प्रसाद जी की। तो अगर आप गेस कर पाए हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब मोहल्ले के उत्तर पश्चिम कोने में बने इमामबाड़े और उससे लगी उपर्युक्त मुस्लिम बस्ती से फिर दक्षिण लौट आऊँ। आगे इधर कुछ बहुत विशेष नहीं है, एक सामान्य सी कहानी चलती गई है। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके इसे पढ़ सकते हैं, इसलिए मैं सभी पेज को कैमरे के सामने ला रही हूँ। इसे आप नोट डाउन कर सकते हैं। इससे आओ कर विस्पान आपस में बुझार पिन्हाए, फिर चिरचुंबन में मिल जाएं, कर दे जीवन द्वैदीपों का साथ साथ निर्वाण।
आगे कह रहे हैं कि एक दिन सरबराहकार शिया थे। सिया के और कई मकान उस मोहल्ले में थे। उनमें प्रसिद्ध हुए जामिन अली जो आगे चलकर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के उर्दू के प्रोफेसर हुए। तो ये प्रश्न भी बन सकता है कि क्या बोलूँ क्या याद करूँ के अनुसार इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के उर्दू के प्रोफेसर कौन हुए? तो जामिन अली। गंजीफा एक प्रकार का गोल ताश होता है। गंजीफा एक प्रकार का गोल ताश होता है। तो यह इसका उल्लेख किस पुस्तक में है? तो क्या बोलूँ क्या याद करूँ? गंजीफे के एक एक पत्ते अलग अलग हाथ से बनाए रंगे चित्रित किए जाते हैं। यह गंजीफा का ताश राजस्थान में कहीं साथ जयपुर में बनता है। आगे देखते हैं। मैंने किसी से सुना था कि अनीस, दबीर और मर्सिया उर्दू MA के कोर्स में था। प्रोफेसर जामिया अली क्लास में मर्सिया पढ़ाते जाते और रोते जाते। गांधी जी की शहादत पर मैंने एक लंबी कविता मर्सिया की ट्यून में लिखी थी। सूत की माला की पहली कविता है। उठ गए आज बापू हमारे, झुक गया आज झंडा हमारा। सुन्नी लोग खुले में कभी कभी मालूद चराते। चारों ओर बांस गाड़कर झंडियाँ लगाई जाती। ज़मीन पर फर्श लगता और कोई लंबी दाढ़ी वाला मौलवी साहब खड़े होकर फर्राटे से प्रवचन करते। इसी को मालूद कहते हैं। आगे कहते हैं कि मैंने राम किंकर को रामायण पर प्रवचन करते सुना। ये हनुमान चालीसा की पंक्तियां हैं। तो ये भी देखिए पूछ सकता है कि इनमें से कौन सी पंक्तियां, क्या बोलूँ क्या याद करूँ मैं, हैं तो आप इसे भी नोट डाउन कर सकते हैं जिससे कि याद रहे। यह भी एक विशेष पंक्ति है। झूला पड़ा कदम की डारी, झूले राधा प्यारी ना। अरे रामा कच्ची कली कचनार, छुअत डर लागे रे हरी। अगला जो गीत है, अगली जो पंक्ति है, मधुवन की छाती तो देखो, सूखी कितनी उसकी कलियां। ये बिहारी जी की है। नहीं पराग नहीं मधुर मधुर, नहीं विकास यही काले, अली कली ही संबंधियों आगे कौन हवाल। तो इन सभी पंक्तियों को मैं पढ़ दे रही हूँ इसलिए कि एक तो आपको सुन के याद रहेगा, दूसरे अगर आप नोट डाउन कर लेते हैं तो आपको अच्छे से याद रहेगा, जिससे आप परीक्षा में प्रश्नों को सही कर सकेंगे। आगे कहते हैं कि मोहन चाचा जब वह घर छोड़कर फिर अपने छोटे भाई के साथ रहने चले, तब उसमें 2 कायस्थ परिवार आए। हमारे दूर के रिश्तेदार 2 भाई बड़ी उम्र के किसी वकील के मुहर्रिर पियक्कड़ लोग, जिन्हें ढालू लाला कहते थे। तो ढालू लाला किन्हें कहा जाता था? पियक्कड़ वकीलों को। बाकी सब से कुछ विशेष नहीं, जहाँ विशेष है मैंने अंडरलाइन कर दिया है। उसी लड़की से मुझे मालूम हुआ कि कमला अभी मौजूद है, वृद्धा हो गई है, मेरे यत्किंचित काव्य और उपलब्धियों से अपरिचित नहीं है और बहुत हर्ष विभोर होकर उन दिनों की याद किया करती है। ऊंचा मंडे, इसका भी जिक्र आया है, तो आप एक बार सरसरी निगाहों से ज़रूर पढ़ लीजिएगा। गांधी जी के 1920 के असहयोग आंदोलन के समय द्वारिका प्रसाद ने अवधी भाषा में असहयोगी फाग नाम की एक किताब लिखी। यह भी इम्पोर्टेंट है कि गांधी जी के 1920 के असहयोग आंदोलन के समय किसने और कौन सी किताब लिखी, किस भाषा में लिखी। इन सभी प्रश्नों का उत्तर इन 2 लाइन में है कि गांधी जी के 1920 के असहयोग आंदोलन के समय द्वारिका प्रसाद ने अवधी भाषा में असहयोगी फाग नामक एक किताब लिखी। मुझे अब तक याद है कि जब उन्होंने फाग लिखी थी
तब सबसे पहले उन्होंने स्वयं गाकर मेरे पिताजी को सुनाई थी। आगे की पंक्तियां हैं। जागा जागा जगावा देश विदेशिया, छोरे सा हाथ का कंगना, बीच कचहरी डाका, उकिलवा डाई रहे भारत माँ। तो ये कुछ पंक्तियां हैं जिन्हें आप नोट डाउन कर सकते हैं। आगे कहते हैं कि गली की गुलनार नायब साहब के पूर्व पारिवारिक संबंध की श्रृंखला में मेरे पिताजी को अपने बड़े भाई का दर्जा देती थी। इसको आप पढ़ सकते हैं। ग्रैंड टोक रोड को जाने वाली गली में आगे चलकर दाहिनी ओर को छोटू अहिर का मकान था। छोटू को आला गाने का शौक था, जिसकी 52 लड़ाइयाँ उसको मुजबानी याद थी। ये आला की कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं, आप इन्हें भी नोट डाउन कर सकते हैं। मेरी चेक वाली कविता में छोटू का भी वर्णन था। कुछ पंक्तियाँ याद हैं। ये जो पंक्तियाँ हैं वो हरिवंश राय बच्चन जी की लिखी हैं। मचिया पर बैठा करता था जमकर छोटू ग्वाला, और बजाकर ढोलक गाया करता था वह आला, स्वयं के साथ हिला करती थी उसके सिर की पगड़ी, देख देख मुस्काती थी उसकी जोरू तगड़ी। बाबू राजा राम पंडित मोतीलाल नेहरू के मित्र थे। ये महत्वपूर्ण बिंदु है। बाबू राजा राम पंडित मोतीलाल नेहरू के मित्र थे। बंगालियों में एक महेंद्र था जो मेरा साथी था, अर्थात हरिवंश राय बच्चन जी का साथी कौन था? एक बंगाली जिसका नाम महेंद्र था। आगे कहते हैं कि ग्रैंड ट्रंक रोड को जाने वाली गली की पूर्वी पंक्ति में नाई बारी दर्जी फेरी वाले बिसाती इक्के वाले और ऐसे ही लोगों के छोटे घर थे। इन्हीं पंक्ति में बुद्धि और महारानी का भी घर था। बुद्धि, महारानी और राधा ये लोग भी उधर ही रहती थी। इन पंक्तियों को देखकर पूछ सकता है कि क्या भूलूं क्या याद करूं, ये पंक्तियाँ किसके लिए कही गई हैं? तो सोनार के लिए कही गई हैं। घड़ी घड़ी में पख पखवारा, 4 घड़िया के साल, जेका बाबू काल कई दिन तेकर कौन हवाल। प्रयाग में लड़कियों की शिक्षा के लिए आर्य कन्या पाठशाला जिन लोगों के प्रयत्न से खुली थी, उनमें वाजपेयी जी का नाम भी था। मेरी सबसे बड़ी बहनें आर्य कन्या पाठशाला में पढ़ने जाती थी। वाजपेयी जी ने ओमकार प्रेस नाम से एक प्रेस भी खोला था, जहां से लड़कियों के लिए कन्या मनोरंजन नाम की एक मासिक पत्रिका निकलती थी। इस पत्रिका के प्रथम पृष्ठ पर पंडित प्रताप नारायण मिश्र की लिखी एक ईश्वर प्रार्थना छपा करती थी। शरणागत पाल कृपाल प्रभो, हमको एक आस तुम्हारी है, यह उसकी अंतिम पंक्ति थी। प्रताप नारायण तो तुम्हारे पद पंकज पे बलिहारी हैं, और उसे पढ़कर मैं समझता था कि यह प्रार्थना मेरे पिताजी की लिखी है। आगे चलकर बीजेपी जी ने ओमकार चारू चरितावली के नाम से देश के महान व्यक्तियों, नेताओं, समाज सुधारकों, स्वामी रामतीर्थ, गोपाल कृष्ण गोखले, महादेव गोविंद रानाडे आदि की जीवनियाँ प्रकाशित की थी। लगभग 100 पृष्ठ की पुस्तक होती थी। शायद 8 आने की उसकी कीमत थी उस समय। आगे कहते हैं कि हमारे यहाँ सनातन धर्म पताका नाम की एक पत्रिका भी आती थी, जो शायद मुरादाबाद से निकलती थी। एक दिन उन्होंने बहन को संगीत रत्न प्रकाश आर्य समाजी भजनों का संग्रह पढ़ते सुना।
उनको संगीत रत्न प्रकाश के शब्द बड़े नीरस कर्कश लगे। उन्होंने बहन को समझाया कि यह किताब पढ़ोगी तो तुम्हारी रुचि बिगड़ जाएगी। बहन ने अपने पैसे बचाकर प्रकाश खरीदा था। पिताजी ने दुगने दाम देने का प्रलोभन देकर पुस्तक उनसे ले ली और कहीं छिपा कर रख दिया। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। क्या भूलूं क्या याद करूं कि आगे की कहानी को हम अगले वीडियो में देखते हैं। यदि वीडियो आपके लिए उपयोगी है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।